अगर तो आपको हर वक्त अपने आप को एंटरटेन रखने की और डोपामिन में टुन रहने की आदत है और सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक्स पे आप बात ना कर सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ना हो, आप बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में तो चाइल्ड अब्यूज जैसे सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक पे बात होगी, फैक्ट्स एंड स्टैट्स पे बात होगी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस होंगे कि आखिर क्यों अब्यूजर ऐसा करता है और विक्टिम की अब्यूज्ड की जिंदगी किस तरह से बर्बाद होती है, वो लाइफ में किस तरह से पीछे रह जाता है, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे बात करें। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आज से कुछ रोज कबल 25 नवंबर 2025 को डॉन में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें SSDO सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पंजाब में साल 2025 के पहले 6 माह यानी जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक रिपोर्ट होने वाले चाइल्ड रिलेटेड क्रिमिनल केसेस की फैक्ट शीट का डेटा शेयर होता है, जिसके मुताबिक पहले 6 माह में 4150 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट होते हैं सिर्फ पंजाब में, जो कि 23 केसेस पर डे बनते हैं, यानी हर घंटे में एक चाइल्ड रिलेटेड क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। इस फैक्ट शीट के मुताबिक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का डेटा सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा है कि 717 केसेस रजिस्टर होते हैं, 658 में सिर्फ चालान होता है, 581 ट्रायल में जाते हैं और 6 माह में 0 कन्विक्शंस। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अलावा दीगर जो चाइल्ड रिलेटेड क्रिमिनल केसेस हैं उनमें चाइल्ड बेगरी, जिसमें बच्चों को मजबूर किया जाता है बेगिंग के लिए, इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, फिजिकल अब्यूज, किडनैपिंग और चाइल्ड फोर्स्ड मैरिजेस जैसे क्राइम्स शामिल है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में लाहौर पहले नंबर पे है, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, एडवांस सिटी, मरियम साहिबा की सरकार के अंदर, और लाहौर के पीछे पीछे गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट। सेक्सुअल अब्यूज में लाहौर पहले नंबर पे है, जबकि बेगरी यानी बच्चों को मजबूर करना बेगिंग के लिए, बेगरी में और ट्रैफिकिंग में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन सरफहरिस्त है, ननकाना साहब इसमें शामिल है। अब इस आर्टिकल से हटकर जनरली पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है साहिल के नाम से, जो कि 1996 से काम कर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन पे और खास तौर पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे, लेकिन इसके साथ साथ चाइल्ड फोर्स मैरिजेस पे भी, अबडक्शन पे और मिसिंग चिल्ड्रन पे भी काम कर रही है। इनका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पे अवेयरनेस रेजिंग के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें स्कूल्स को भी, कम्युनिटीज को भी इंगेज करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क्स बनाए हुए हैं सपोर्ट के लिए। वायलेंस अगेंस्ट विमेन और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे आपको अगर कोई कानूनी लीगल असिस्टेंस चाहिए तो वो भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इस सब के लिए भी, और अगर वैसे भी आपको लीगल एड या काउंसलिंग की भी जरूरत हो तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डोनेट करने के लिए भी आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी, और इस वीडियो में मेंशन होने वाली हर वो इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। साहिल की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास जो डेटा है उसके मुताबिक, हर 2 घंटे में एक बच्चा यानी हर रोज 12 बच्चे पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का 2024 का नंबर 3364 है, जिसमें से 1791 लड़कियां और सिर्फ 200 के फर्क के साथ 1573 लड़के हैं। मेरा सवाल यह है कि इन्होंने लड़कियां ने किन्हों नंगिया होके वहाया सी, इन्होंने कौन सी टेम्पटेशन की थी अपने कपड़ों से कि इनको सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बनाया गया, विक्टिम बनाया गया। बदकिस्मती देखें आप इस मुल्क की कि इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद टीवी पे आके कहता है कि अगर लड़कियां कपड़े ऐसे पहनेंगी तो टेम्पटेशन तो होगी, वो मर्द ही नहीं है जिसको टेम्पटेशन ना हो। पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन पे बात करने से पहले मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करना चाहूँगा कि आखिर क्यों अब्यूज़र जो है वो इस सेक्सुअल अब्यूज़ अटेम्प्ट करता है, और जो विक्टिम है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, पोस्ट ट्रॉमा साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, किस तरह से वो लाइफ में पीछे रह जाता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसके लिए पहले मैं आर्ट वर्क को मेंशन करना चाहूँगा जिसने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे बात की, इसको एक्सपोज किया, जिसमें अगर आप हॉलीवुड फिल्म्स की बात करें तो स्लीपर्स, प्रेशियस, द टेल, मिस्टिक रिवर, स्पॉटलाइट, द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर, द वुड्समैन, ये सारी मूवीज शामिल हैं। अगर इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो दैट गर्ल इन येलो बूट्स, आई एम मूवी में जो 4th स्टोरी है अभिमन्यु की, कहानी 2, हाईवे, दिल्ली क्राइम, मॉम और मूनसून वेडिंग जैसी इंपॉर्टेंट मूवीज शामिल हैं। मूनसून वेडिंग आई थिंक वाज द फर्स्ट इंडियन सिनेमा प्रेजेंटेशन जिसमें सेक्सुअल अब्यूज पे बात की गई थी। इसके बाद अगर पाकिस्तानी ड्रामास की बात करें तो उडारी, आखिरी स्टेशन की जो पहली एपिसोड है वो, और डर सी जाती है सिला, डर सी जाती है सिला में काफी हद तक इस चीज को एक्सपोज किया गया था। इसके बाद अगर मैं सब कॉन्टिनेंट में राइटर्स की, ऑथर्स की बात करूं तो वो कौन सी ऐसी हस्ती हो सकती है कि जो सादत हसन मंटो से ऊपर हो, कि जिसने इस तरह के सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक्स को अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया हो। दो अफसाने हैं सादत हसन मंटो के, अल्लाह दिता और खोल दो, इन पे भी मैं बात करूंगा। इस वीडियो में मेनली 4 आर्टवर्क्स पे ही बात करूंगा।
इंडियन सिनेमा की अगर बात करें तो मूनसून वेडिंग में रिया, मॉम मूवी में आर्या, सादत हसन मंटो के जो दो अफसाने हैं उनमें खोल दो में सिराजुद्दीन की बेटी सकीना और अल्लाह दीता में सुगरा। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करते हैं कि अब्यूज़र की साइकोलॉजी क्या होती है और उसके बाद विक्टिम जो है वो किस तरह से सफ़र करता है अपनी लाइफ में, इन पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो आर्ट वर्क है इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं। अब्यूज़र क्यों अटेम्प्ट करता है, व्हाई परपिट्रेटर्स डू इट। लैक ऑफ सेल्फ एजुकेशन, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह है। बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता कि बॉडी सेफ्टी क्या चीज़ है, गुड टच बैड टच क्या है, कंसेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है इस तरह के वाकयात के होने का। पावर इम्बैलेंस और अपॉर्चुनिटी भी है, दैट वन इज स्ट्रॉन्गर दैन दी अदर, और अपॉर्चुनिटी ऐसी बन जाती है जिसमें वन इज स्ट्रॉन्गर दैन दी अदर, तो उसको मौका मिल जाता है। एंड देन द लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन भी उसकी वजह बनती है, तो ये सब होता है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी वजह है कि अब्यूज़र का वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो कि ट्रीट नहीं हुआ था। बहुत सारे अब्यूज़र्स ऐसे होते हैं, एक बड़ी खासी परसेंटेज ऐसे अब्यूज़र्स की होती है कि जिनके साथ खुद इस तरह का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ होता है, और उसके बाद वो जब व्हेन दे आर एडल्ट दे डू द सेम थिंग। इसके बाद पॉर्न एडिक्शन भी है, अर्ली एक्सपोजर ऐसी चीज़ों का कि जिनको वो अभी वो फैसला ही नहीं कर सकते, दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू डिसाइड वेदर टू डू इट और नॉट। इसके बाद डीप नार्सिसिज्म और लैक ऑफ एम्पैथी। एब्सेंस ऑफ एम्पैथी में मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, जो फर्स्ट एपिसोड है आखिरी स्टेशन की अगर आपने देखी हो, तो उसमें वो जो हस्बैंड है उसके जो दोस्त हैं वो शराब भी पीता है, जुआ खेलता है, जुआ खेल रहा है, पैसा उसका ख़त्म हो गया है, और कैसे आराम से उसके जो दोस्त हैं वो उससे कह देते हैं कि पैसा ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, तो अपनी बीवी पे जुआ खेल। कितने आराम से वो कह देते हैं, यू नो व्हाई, बिकॉज दे नो कि ये जो बंदा है जुआ खेल रहा है, जो शराब भी पी रहा है, ही हैज़ नो एम्पैथी इन हिम, और एब्सेंस ऑफ एम्पैथी की वजह से ही वो अपने आप को इतने बड़े क्राइम में इंडल्ज कर देता है। एब्सेंस ऑफ एम्पैथी पे मैं आपको एक और बात सुनाऊं कि किस तरह से ये डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी के अंदर। कि हमारे अपने इलाके में एक लड़का था 24-25 साल का, एंड ही अब्यूज्ड अ चाइल्ड, आई थिंक 12-13 ईयर्स ओल्ड, मोस्टली टीन एजर्स के साथ ये अब्यूज होता है। और उसने उसकी वीडियो भी बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई, पता नहीं उसने की जिसने भी की, और वो सारे इलाके वालों ने देख ली। और यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि जब उस अब्यूज़र के बाप से जाके कोई कहता था ना कि मैं ना उनका नाम लेना चाहता हूँ ना बरादरी, कि ए ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ने की कीता है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगा की कीता है, you know what were his words? He said, ਉੱਤੇ ही सी ना किहड़ा थल्ले सी। अंदाजा करें आप, कल्चरल साइलेंस अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बरादरी की इज्जत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत सारे अब्यूज़र्स जो हैं वो क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली में होते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि जिनमें जो अब्यूज़र है वो या तो क्लोज़ फैमिली मेम्बर है या फिर कोई क्लोज़ फ्रेंड है, एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अब्यूज़र की मेंटल इलनेस जो है वो भी इस चीज़ की वजह बनती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मेंटली नॉर्मल होता है, एक्चुअली वो मॉरली करप्ट होता है अब्यूज़र। अब बात करते हैं कि जो विक्टिम्स हैं वो किस तरह से पोस्ट ट्रॉमा जो पीरियड होता है उसमें किस तरह से वो सफ़र करते हैं। पहले मैं जो उनकी सफ़रिंग है उसको मेंशन करके फिर मैं ख़ास तौर पे डिटेल में बात करूँगा, जो आर्ट वर्क्स मैंने डिस्कस किए उनके बारे में बात करूँगा मैं। शेम, गिल्ट, कन्फ्यूजन ये उनके अंदर आ जाती है, फियर एंड डिस्ट्रस्ट, नाइटमेयर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, विड्रॉल फ्रॉम स्कूल एंड फ्रेंड्स। बहुत से आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे कि पहले वो बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं अपनी स्टडीज़ में, बिल्कुल सही जा रहे होते हैं, वो एकदम से खामोश हो जाते हैं। पहले वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उनकी खामोशी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करती है उनके एकेडमिक करियर को भी। दे फाइनली ड्रॉप आउट, स्कूल और स्टडीज़ उनकी छूट जाती हैं, दे आर साइलेंट, एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम अ ट्रॉमा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं इसके, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, डिफिकल्टी ट्रस्टिंग एडल्ट्स और पार्टनर्स। रिलेशनशिप में वो लोग सफ़र करते हैं, लाइफ में तो वो आगे चलना है उनको, लेकिन रिलेशनशिप में वो सफ़र करते हैं। सेल्फ स्टीम उनकी लो हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है, कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो है जो कि पोस्ट ट्रॉमा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो है सेल्फ हार्म टेंडेंसी।
और कुछ लोग जो हैं उनकी सेल्फ हार्म टेंडेंसी जो है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, वो अपने आप को नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन इस हद तक नहीं कि वो अपनी जान ही ले लें। लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं, बहुत सीवियर केसेस, जिसमें विक्टिम जो है वो डिसाइड कर लेता है कि नाउ देयर इज नो पॉइंट इन माय लाइफ एंड दे फाइनली जस्ट फिनिश देम ऑफ। आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक पेनफुल चीज़ कौन सी है? वो ये है कि मोस्टली चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वो इस दुख को अपने अंदर ही रखते हैं। साल हा साल, सालों गुजर जाते हैं और इसको अंदर अपने अंदर रखते हैं और इसके साथ फाइट करते रहते हैं, और उनका माइंड जो है वो उस डेंजर को रीप्ले करता रहता है इवन इफ द वर्ल्ड अराउंड देम इज सेफ। इसकी मिसाल मैं आपको खोल दो से दूंगा। खोल दो की एंडिंग जो है वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है और हिला के रख देने वाली है कि आपका जिस तरह से वो डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर सकीना के सर पे खड़ा होता है, जिस तरह से उस डॉक्टर का जिस्म लर्ज के रह जाता है और उसको ठंडे पसीने आ जाते हैं, कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है पढ़ने वाली। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो इसके लिए मैंने एक दफ़ा फिर कुछ मूवीज़ भी देखी, कुछ चीज़ें पढ़ी भी। रिसर्च जब मैं कर रहा था तो मैंने खोल दो को भी दोबारा पढ़ा, एंड जब मैंने उसकी एंडिंग पढ़ी, उसको पढ़ के मुझे चुप लग गई, मैं खामोश हो गया। मुझे वो पढ़ के चुप लग गई, खामोशी लग गई मुझे। आप इमेजिन करें कि जिनके साथ ये सब होता है उनकी क्या हालत होगी। खोल दो का जो आखिरी सीन है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि सकीना जो लड़की है उसका बाप सिराजुद्दीन भी उसके सर पे खड़ा है, और उसके बाद जो डॉक्टर है वो भी एक तरफ खड़ा है। शी हैज बीन वायलेटेड मैनी मैनी टाइम्स। डॉक्टर जो है वो ये कहता है कि खिड़की खोल दो खिड़की खोल दो। शी इज अनकॉन्शियस, और उस बेहोशी की हालत में भी उसके जिस्म में हरकत होती है, और उस हरकत के बाद वो जो एक्ट वो परफॉर्म करती है कि उसके कानों में सिर्फ ये आवाज पड़ी कि खोल दो, और वो जो खोलती है, इसको देख के उसका बाप तो बहुत खुश होता है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। ही डजंट नो कि उसका सिर्फ जिस्म जिंदा है। मेंटली शी इज डेड, साइकोलॉजिकली शी इज डेड, शी हैज कोलैप्स्ड। She has been violated so much and so many times कि रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है और फियर और ट्रॉमा ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हैं। All you need to make her do such a big thing is say 2 words, खोल दो। रिया के साथ जो बचपन में हुआ, आपको नजर आएगा कि या तो उसकी लाइफ बिल्कुल रुक चुकी है, या फिर वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको मास्क करने के लिए, अपने अंदर उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को छुपा के रखने के लिए, शी इज ड्रैगिंग हरसेल्फ, फाइटिंग हरसेल्फ। मॉम मूवी में आर्या के साथ और मुनसुन वेडिंग में रिया के साथ जो हुआ, उसको आप देखें कि ये जो अब्यूज है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, ये सिर्फ बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, एक्चुअली मेंटली दे आर डिस्ट्रॉयड, उनकी दुनिया तबाह हो चुकी होती है। They feel guilt and shame and loneliness. They are just hiding themselves. Why everybody is moving on in their lives in Munson wedding and Riya is not? This is so painful and suffocating कि the world around them, even if it is safe, they keep replaying that danger and that fear, and it keeps killing them again and again and again. Child abuse में जो survivors होते हैं, they feel responsible. They themselves feel responsible for something जो कि उन्होंने चूज नहीं की थी। ट्रस्ट ही लूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में आप देखें, मॉम में भी और मुनसन वेडिंग में भी, जो अब्यूजर है, अब्यूजर was someone who was supposed to protect them, not to violate them. जो हो जाता है उसको अंडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी रिकवरी के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए व्हाट इज नेसेसरी, क्या इंपॉर्टेंस है आपके नजदीक, जब आप देखते हैं कि हर रेपिस्ट के मरने के बाद जो आर्या है उसके कमरे की जो विंडो है वो वहां से पर्दा थोड़ा सा हटाती है। हर लाइफ इज फुल ऑफ डार्कनेस, शी इज हाइडिंग हरसेल्फ, शी लाइक्स लोनलीनेस, वो किसी को फेस नहीं करना चाहती, शेम एंड गिल्ट। लेकिन जैसे जैसे एक एक रेपिस्ट के मरने की खबर उसको मिलती जाती है, वो अपनी लाइफ में विच इज फुल ऑफ डार्कनेस, वो लाइट को वेलकम करती है। हर लाइफ इज बिकमिंग ब्राइटर अगेन। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि रिया जो है मुनसुन वेडिंग में, वो भी जब वो अपने अंकल को बताती है कि दिस इज द मैन हु वायलेटेड मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड ही इज गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन विद आलिया, जब वो उसकी बात पे ट्रस्ट करते हैं एंड देन ही टेक्स अ स्टेप फॉर हर, फॉर रिया,
देन फाइनली आपको वो रिया देखने को मिलेगी जो आपको पूरी मूवी में देखने को नहीं मिलेगी। उसके चेहरे पे वो जो मुस्कुराहट है, उसकी जो खुशी है, you will never see that happiness before. And by saying that what I mean is कि जो हो चुका होता है वो तो अंडू नहीं हो सकता, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनको रिकवर करने के लिए आप यही कर सकते हैं that someone जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं वो उनकी बात को माने। यहाँ पे तो बच्चों की आवाज को दबा दिया जाता है जब बच्चे आके बताते हैं कि हमारे साथ किसी ने ये किया, और डिस्ट्रस्ट ऐसा क्रिएट हो चुका होता है कि बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, वो अपने लव्ड वंस को बताते ही नहीं है। चलिए अब हम प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। अगर प्रॉब्लम देखें तो ये प्रॉब्लम आप ये भी देखिए कि किसी पर्टिकुलर क्लास में नहीं है, पुअर क्लास में भी ये प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास में भी है, एलीट क्लास में भी है। मॉनसून वेडिंग में आपने देखा दे आर एलीट फैमिली, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। और इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्ट्रेंजर्स, इवन योर क्लोज्ड वन, योर ट्रस्टवर्दी पर्सन्स, even they can be perpetrators, abusers. प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। अब देखें कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसको अगर आप एक इकोसिस्टम बनाएं, और ये इकोसिस्टम ऐसा है जो कि बच्चों की एजुकेशन से लेके सेक्स एजुकेशन, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की बात करें तो लोगों को लगता है कि शायद यही गल हो रही है कि उन कपड़े ला दे बस। भाई नहीं, कुछ और चीजें भी होती हैं, गुड टच, बैड टच, बॉडी सेफ्टी, कंसेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको उनको बताना है। ये जो इकोसिस्टम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का इकोसिस्टम, ये बच्चों की एजुकेशन से शुरू होता है, और ये जो अब्यूजर्स हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, उनकी कन्विक्शन इन द कोर्ट, वहां पे ये खत्म होता है। ये पूरा इकोसिस्टम है और इसमें बहुत सिस्टेमिक गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करने की जरूरत है, फिर जाके ये पूरा इकोसिस्टम हेल्प करेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कि जैसे मैंने आपको बताया शुरू हो जाता है एजुकेशन से ही शुरू हो जाता है। यू नीड टू एजुकेट योर चिल्ड्रन about body safety, about good touch, bad touch, about consent, how important is consent. अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेंसिटिव क्राइम्स एक बहुत बड़ा इशू है, और अंडर रिपोर्टिंग जो है वो इसी वजह से होती है, फैमिली स्टिग्मा, हमारी फैमिली बदनाम ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसके बाद कल्चरल टैबूज एंड फियर ऑफ शेम, अगर कोई क्लोज फैमिली मेंबर हो, कोई क्लोज फ्रेंड हो, तो फैमिली की इज्जत ना बर्बाद हो जाए, उस चीज़ को बचाने के लिए वो उसके लिए बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे उसको। रिपोर्ट हो भी जाए तो चूँकि हमारा सारा मुआशरा ही है ना, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, जुडिशरी हो, मुआशरा तो वही है, तो वो भी कहेंगे, आ जाएंगे जनाब थाने के अंदर के अब इसको रजिस्टर ना होने दिया जाए, इस पर ट्रायल ना चलने दिया जाए। फिर उसके बाद पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है, पुलिस जो है उनके पास ट्रेनिंग और वो सेंसिटिविटी ही नहीं है कि वो इसको इफेक्टिवली इसको देखें। बहुत से केसेस हैं जो कि रजिस्टर होने के बाद विड्रॉ करा लिए जाते हैं, और विड्रॉ भी आपको पता है क्यों होते हैं। उसके बाद कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स का सिस्टम बहुत स्लो है, ट्रायल साल तक पेंडिंग रहते हैं, कन्विक्शन रेट ना होने के बराबर है, और इन सब का हल भी नहीं प्रॉब्लम्स के अंदर है। बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें, और फैमिली की इज्जत और सोशल स्टिग्मा के हमारी बरादरी जो है वो उसका नाम ना बर्बाद हो जाए, फैमिली का नाम ना बर्बाद हो जाए, उसके लिए बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हमें नहीं करनी, उसको रिपोर्ट करना है जाके। फिर उसके बाद जो स्लो ट्रायल सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पुलिस जो है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस तरह के केसेस को, सेंसिटिव केसेस को किस तरह से लेके चलना है आगे। फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, स्लो ट्रायल्स नहीं होने चाहिए कि साल तक ट्रायल पड़ा रहे, उनको जल्दी वाइंड अप करना चाहिए, कन्विक्शन रेट ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्यूशंस भी इनके अंदर ही छुपे हैं। आखिर पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, इसके लिए हमें ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। सोसाइटी को भी और डिपार्टमेंट्स को भी, पुलिस, कोर्ट्स एक साथ मिलकर इस इशू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे इसमें फेल होने की वजह से वो चाइल्ड जो कि अब्यूज्ड है, शेम और गिल्ट फील करना चाहिए अब्यूज़र को, लेकिन हमारी वजह से वो जो बच्चा है वो खुद शर्म महसूस करता है, वो इवन क्वेश्चन करता है अपनी एग्जिस्टेंस को, व्हाई इवन आई एग्जिस्ट। चाइल्ड अब्यूज इज नॉट शेम ऑन द विक्टिम, इट इज अ शेम ऑन अस, ऑन एडल्ट्स, कि जो उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गए। अगर हमने अपने मुआशरे को बेहतर बनाना है, अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, तो वो बच्चे कि जो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, हमने उनको सुनना छोड़ दिया है, हमें दोबारा से उनको सुनने की ज़रूरत है, और उनको सुन के इस नासूर के खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है।